तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं भाई। देखिए बच्चों बस देखो जितना चैप्टर बचा हुआ है ना उसमें मतलब ये लगा लो कि केमिकल इक्विलिब्रियम आपको पहले करवाया था, आसान सा है केमिकल इक्विलिब्रियम आपको पता है। आयनिक इक्विलिब्रियम जब शुरू हुआ तो मैंने पहली चीज आप लोगों को सिखाई कि एसिड और बेसिस को कैसे समझा गया। अरेनियस ने अलग तरीके से बताया, ब्रांस्टेड ने अलग तरीके से बताया, थोड़ा बहुत अलग है, और लिविस ने बहुत बढ़िया तरीका बताया इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाला। पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा। फिर मैंने बताया कि पानी के अंदर जितने H+ होते हैं उतने बोलो क्या होते हैं, इसीलिए वो न्यूट्रल है। बट अगर बाहर से आप एसिडिक चीज डालते हैं तो उससे H+ के नंबर्स हमारे सॉल्यूशन में ज्यादा हो जाते हैं, जिससे सॉल्यूशन ज्यादा एसिडिक हो जाता है। अगर बेसिक कोई चीज आती है तो OH- ज्यादा होते हैं, सॉल्यूशन बेसिक हो जाता है। याद आ रहा है? और इस एसिडिक और बेसिक की स्ट्रेंथ को पता लगाने के कई तरीके पता लगे। अगर मेरे को दो सॉल्यूशंस दिए हुए और मैं पता लगाना चाहूँ कौन सा ज्यादा एसिडिक है तो मैं या तो H+ कंसंट्रेशन से पता लगा लूंगा, जिसमें H+ कंसंट्रेशन ज्यादा तान्या वो स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन जिसका pH ज्यादा वो वीक एसिड, क्योंकि pH ज्यादा होने का मतलब एसिड कंसंट्रेशन और H+ कंसंट्रेशन कम होना होता है ना, तभी ज्यादा आता है नंबर। और pH कम कब आती है, जब H+ कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। तो कम pH का मतलब ज्यादा एसिडिटी है ना। ऐसे ही मैंने बोला था कि OH- की कंसंट्रेशन से पता लगता है कि बेसिसिटी ज्यादा है या कम है। अगर OH- कंसंट्रेशन ज्यादा है तो बेसिक ज्यादा है, और POH कम होता है एसिड में। ज्यादा बेसिक चीज होगा, POH क्या होता है, कम। अब यूं समझ सकते हैं POH कम होने का मतलब pH ज्यादा होता है, बिकॉज़ दोनों का सम 14 होता है। दोनों का सम क्या होता है, 14। अगर POH 1 या 2 है तो pH 12 या 13 हो गया तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, सो स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। समझ में आता है? ज्यादा मुश्किल नहीं है, दिमाग में बस चीज इसको रखिए, पेपर में क्वेश्चन आएगा इजीली बनेगा इसका आराम से। अब करते हैं आगे की बात जो है। अब आगे इतनी चीजें हो जाने के बाद अब मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूं, ध्यान समझिएगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, जिसको मैं अल्फा से डिनोट करूंगा। आज का टॉपिक ढंग से सुनोगे तो ही समझ में आएगा, थोड़ी बहुत चीजें मतलब दमदार है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको मैं अल्फा से डिनोट करता हूं, और मैं आप लोगों को समझाता हूं कि एक्चुअली कुछ एसिड्स को तुमने वीक कहा और कुछ एसिड्स को तुमने स्ट्रॉन्ग एसिड कहा। इसका क्या कारण है समझते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ये। ये मेरे पास दो लिक्विड सॉल्यूशंस हैं। कौन सी तारीख को इलेक्शन? 5 फरवरी। उस दिन छुट्टी रखनी पड़ेगी। सबको देख लेंगे, सबको देख लेंगे। अच्छा मुझे एक बात आओ, इसमें भी मैंने 1 चम्मच जहर मिलाया है। हमारे काम तो जहर मिला के बनाने वाले ही है। अब ये 2 चम्मच मैंने, 1 चम्मच इसमें 1 चम्मच इसमें मैंने कुछ चीजें डाली। इसमें मैंने क्या डाला, इसमें मैंने डाला एसिटिक एसिड। क्या बात है, किसने बोला विनेगर? प्रिंस तो कैसे बता मैं विनेगर लेने वाला हूँ? की बात कर ले रहे हो यार, इतने सारे एसिड्स में प्रिंस को कैसे पता लगा कि मैं विनेगर ही लेने वाला हूँ? सुनो, मैंने इसके अंदर डाला बच्चों एसिटिक एसिड CH3COOH और इसमें डाला HCl। और मजे की बात ये है कि मैंने इसमें भी 100 ही डाले और इसमें भी मैंने 100 ही मॉलिक्यूल्स डाले। मैं इसीलिए बराबर चम्मच लेके आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मैंने इसमें 100 HCl डाले, इसमें मैंने 100 CH3COOH डाले। पानी उतना ही लिया हुआ है, दोनों ही एसिड्स हैं, क्योंकि दोनों की रिएक्शंस मैं आपको समझा देता हूँ कि जब HCl ब्रेक होता है एक्वस मीडियम में, जब HCl ब्रेक होता है तो इट विल प्रोड्यूस गाइस H+ एंड Cl- आयंस, एंड जब CH3COOH ब्रेक होता है you all know that it will release H+ ions and CH3COO- ions। क्योंकि इतना आपको आना चाहिए बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा चुका हूं मैं तुम लोगों को। CH3COOH है तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बॉन्ड छीनेगा
तो O पे माइनस आएगा, H पे क्या आएगा, प्लस आएगा। HCl के अंदर ये टूटना इसलिए है कि क्लोरीन जो है कार्बन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड छीन लेगा, Cl पे नेगेटिव, H पे पॉजिटिव। तो दिक्कत है क्या, बताओ जरा, हैं समझे ना, समझ में आई बात? दोनों से H+ निकलना है, मतलब दोनों के दोनों अंदर जाएंगे तो क्या रिलीज करेंगे, बोलो H+। लेकिन अब मैं तुम्हें फर्क समझाऊंगा कि इसके भी 100 पार्टिकल अंदर जाते हैं, उसके भी 100 पार्टिकल अंदर जाते हैं, लेकिन फिर भी ये स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाएगा और ये वीक एसिड। इसमें भी अभी पानी में उतनी H+ OH- है, 10 की पावर -7, 10 की पावर -7, इसमें भी सेम है। लेकिन बाहर से मैंने जब 100 ये डाले तो क्लियरली होना ये चाहिए कि बराबर एसिडिटी पैदा हो, क्योंकि दोनों में बराबर H+ आएंगे, उससे भी एक H+ आता है, उससे भी एक H+ आता है टूटने पे। तो वे बराबर एसिडिटी क्यों नहीं है, इसका कारण है बच्चों डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये बताता है कि जैसे कि जो वीक एसिड्स होते हैं ना, ये सिर्फ इनका डिग्री ऑफ जो डिसोसिएशन होता है बहुत कम होता है। जैसे कि मान लो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 5% है। इसका क्या मतलब है कि गए तो भले ही अंदर 100 हैं, लेकिन मात्र 5% ही मॉलिक्यूल्स टूट पाते हैं, उसके बाद इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। अब आप कहें सर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, आपको मैंने पढ़ा रखा है, मुझे बताओ CH3C डबल टूटेगा तो किसमें टूटेगा, CH3CO- में और H+ में। सपोज करो 100 में से बस 5 ही टूटे थे, कितने टूटे थे बोलो, 5 टूटने के बाद ये 5 ये बने, 5 ये बने, उसके बाद छठा टूट ही नहीं रहा। छठा टूट रहा है तो पुराने वाले बोलो क्या हो जा रहे, रिकंबाइन हो जा रहे, मतलब इक्विलिब्रियम बहुत जल्दी आ गया है। होता है ऐसा कि इक्विलिब्रियम बहुत जल्दी आ सकता है, मैंने पढ़ा है ना आप लोगों को, इसीलिए कह रहा हूं कि सब कुछ आना जरूरी है। तो आप लोग ये बोलेंगे ये अंदर तो जाते हैं, लेकिन इसमें से 5 टूट जाते हैं, 5 ही टूट पाते हैं, मतलब 5 ही H+ निकल पाते हैं। 95 मॉलिक्यूल्स रिमेन अनडिसोसिएटेड, 95 मॉलिक्यूल्स रिमेन अनडिसोसिएटेड। इसका मतलब कि सॉल्यूशन में देखो, मैं बता दूं, सॉल्यूशन में एसिडिटी इन H की वजह से नहीं, H+ की वजह से होती है। अब 95 मॉलिक्यूल्स तो एसिडिटी में कंट्रीब्यूशन कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि टूट ही नहीं रहे H+ में, बट ये वाले 5 टूट गए, इसकी वजह से एसिडिटी तो बनी है, लेकिन सिर्फ 5 H+ की वजह से बनी है। कितने की वजह से बोलो, 5। अब आप कहेंगे सर क्यों नहीं टूट रहे, अरे बच्चों टूटते होंगे, लेकिन पुराने वाले रिकंबाइन होंगे, इसको किसमें मेंटेन कर चुके हैं, इक्विलिब्रियम में मेंटेन कर चुके हैं। तो बोलते हैं कि इनका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बड़ा कम होता है, 5% है। अब स्ट्रॉन्ग वालों का क्या होता है, इनका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो होता है बहुत ज्यादा होता है, मान के चले कि 98% है, नियरली 100% के आसपास होता है। अब बताओ 98% का मतलब क्या है, टूटेगा तो 98 H+ और 98 ओहो 2HCl बचेंगे, बाकी सारे टूट गए। अब मुझे बताओ जरा, सेम आपने 100 तो डाले थे, बट किसमें ज्यादा H+ रिलीज हुए, अक्षर किसमें ज्यादा H+ रिलीज हुए, HCl में, क्योंकि HCl में भी इक्विलिब्रियम तो आया, लेकिन कब आया, जब 98 HCl ब्रेक डाउन हो गए, उसके बाद इक्विलिब्रियम आया। 98 टूटने के बाद अब 99 द्वारा टूटता है तो रिकंबाइन होकर वापस से HCl की फॉर्मेशन करता है। तो इसका इक्विलिब्रियम लेट आता है, इसका इक्विलिब्रियम बहुत जल्दी आ जाता है। तो इसमें से 5 ही H+ निकले 100 में से, और इसमें से कितने निकले बोलो, 98, क्योंकि आप बोल सकते हैं इसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन 5% है, इसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिसोसिएशन 98% है। समझ नहीं आया सर, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग कंडीशंस प्रोड्यूस करता है अंदर जाने के बाद, और ये वीक कंडीशंस प्रोड्यूस करता है एसिडिटी को लेकर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, दैट इज व्हाट वी कॉल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो भले ही आप 1 चम्मच HCl की डालिए, 1 चम्मच आप एसिटिक एसिड की डालिए, बट HCl वाला बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा और एसिटिक वाला नहीं बन पाएगा, क्योंकि एसिटिक वाले का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम है। कुछ समझ भी आया या नहीं आया, सोच समझ के बताओ। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तेरी गैंग में आया भैया, बंक में तो नहीं है। बच्चों क्लियर हुआ, कुछ नहीं हुआ, ये मुश्किल लगी वाली चीज, आसान सी है ना। ऐसे ही बेसिस को लेके भी होता है, जो बेस ज्यादा टूटता है उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होता है, उसमें ओएच ज्यादा रिलीज होते हैं, किसी में कम रिलीज होते हैं। किसी को भी डाउट है इस कांसेप्ट में पहले वाले में तो मुझे जल्दी बताओ भाई, क्लियर है? हाँ भाई, हाँ सबका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अलग अलग होता है, हर एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अलग अलग होता है। क्लियर है? अब मैं तुम लोगों को अगली चीज पे लेके आता हूं, जिसको बोलते हैं अच्छा, वीक का डिसोसिएशन कम होता है और स्ट्रॉन्ग का डिसोसिएशन ज्यादा होता है। इसी के आधार पर इनको वीक और स्ट्रॉन्ग नाम दिया गया। जिसका डिसोसिएशन ज्यादा हो रहा है वो स्ट्रॉन्ग कंडीशन प्रोड्यूस करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। जिसका डिसोसिएशन ही कम हो रहा है वो कम H+ रिलीज करेगा, मतलब वीक एसिड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे बढ़ो। अगली चीज है बच्चों डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसको डिनोट करते हैं Ka से। बस ये थोड़ा ढंग से समझ लेना यार, ये थोड़ा जरूरी है। अच्छा मुझे एक बात बताओ,
मैं कुछ सवाल पूछूंगा आप लोगों से। क्या सिर्फ परसेंटेज ही मैटर करती है कि कितना परसेंट टूटा? तो थोड़ा परसेंटेज के हिसाब से अंदाजा लगाते हैं कि मान लीजिए मैंने ये तो डाल दिया मैंने 50 चम्मच, और ये डाला बस मैंने 1 चम्मच। अब तो गेम बदल सकता है, यस सर, बदल सकता है ना? Yes, क्योंकि 50 चम्मच डालूंगा तो एक तरीके से 5000 मोलिक्यूल्स आ रहे हैं। Yes, उसका 5% भी अगर लोगे तो वो इसके 98% से बोलो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मींस इट इज नॉट ओनली द परसेंटेज व्हिच विल डिसाइड कि वो एसिडिटी ज्यादा बनाएगा नहीं बनाएगा, कंसंट्रेशन कितनी ले रहे हो वो भी मैटर करती है। ये बात को समझे कि नहीं समझे आप लोग, कि भले ही उसका डिग्री ऑफ डेसिशन कम है और इसका ज्यादा है, ये तो तब आप कंपैरिजन बोल सकते हैं कि स्ट्रांग होगा जब इसका भी और इसका भी बराबर अमाउंट ले लो। बट अगर उसका ज्यादा अमाउंट ले रहे हो तो उसका 5% भी बोलो, इसकी इससे बोलो क्या हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। इसका मतलब कंसंट्रेशन कितना ले रहे हो ये भी मैटर करता है। इसीलिए एक और चीज हमें समझनी जरूरी हो जाती है, वो है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। अब ये क्या चीज कहता है समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए कि मेरे पास HCl है और मैंने इसको एक्वस कंडीशन में लिया, मतलब पानी में लिया है। आप लोगों को पता है ये टूटेगा किसके अंदर, बोलो H+ में और Cl- में, और एक सर्टेन टूटने के बाद इसमें बोलो क्या आ जाएगा बच्चों, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। क्या तुम सारी बातें समझ पाते हो जो मैं बोल रहा हूँ? इसमें टूटेगा उसके बाद इक्विलिब्रियम आएगा। अगर आपने इक्विलिब्रियम अच्छे से पढ़ लिया है तो आपको पता है कि मैं जितने भी HCl लूंगा जरूरी नहीं सारे टूटेंगे, बहुत सारे टूटेंगे और कुछ देर बाद बोलो क्या आ जाएगा, इसमें इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। एग्री करते हो कि नहीं करते? तो मुझे तुम ये बताओ कि शुरुआत के समय पर जब तुमने इसको पानी में मिलाया होगा, शुरुआत में जब तुमने इसको पानी में मिलाया होगा, शुरुआत में जब तुमने इसको पानी के अंदर ऐड करा होगा तो स्टार्टिंग में तो बस ये HCl ही होंगे ना। यस सर, आपने भाई 50 चम्मच HCl डाली या 1 चम्मच HCl डाली तो स्टार्टिंग में सिर्फ क्या होता है H+, और तो बाद में टूटना स्टार्ट होता है किसके अंदर बोलो, H+ और Cl- में, और एक सर्टेन टाइम के बाद बोलो क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। एग्री करते हो कि नहीं करते? थोड़ा ढंग से सुनना यार, ये समझ में आ गया तो तुम समझोगे आज की क्लास की जो मुश्किल चीज है वो डील हो जाएगी हमारी। तो मैंने स्टार्टिंग में इसका कंसंट्रेशन कुछ C लिया, C माने जो भी आप बोल सकते हो कि मैंने इसको 10 मोल पर लीटर लिया या मैंने इसको 20 मोल पर लीटर लिया, 50 मोल पर लीटर लिया, जितना भी लिया मैंने इसको कुछ C कंसंट्रेशन लिया, कुछ अमाउंट है। और स्टार्टिंग में कितने कितने होंगे, बिल्कुल शुरुआती समय की बात है जब मैं इसको डाल रहा था, जब मैं शुरू में इसको चम्मच से डाल रहा था तो बेसिकली सिर्फ HCl था, H+ और Cl- नहीं था। अब आपको पता है जब इक्विलिब्रियम आएगा, एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम तक ये बात की भी गारंटी है कि बहुत सारे H+ Cl- बन गया होगा आशीष इधर, और बहुत सारे टूट गया होगा। ये टूटा होगा तभी वो बने होंगे। एग्री करते हो कि नहीं करते? यस सर, ध्यान सुनना भाई। तो मैं ये बोलूंगा कि मान लेता हूं कि जब इक्विलिब्रियम आया, जैसे तुमने 100 लिए थे ये, तो इक्विलिब्रियम के वक्त पे तो 100 नहीं बचे होंगे ना, नो सर, हो सकता है 98 टूट गए हो, 2 ही बचे हो बस, यस सर, 90 टूट गए हो, 10 ही बचे हो बस। तो मैं बोलूंगा इस C में से कुछ X यूनिट कम हो जाएगा, कुछ X यूनिट कम हो जाएगा, X यूनिट कम हो जाएगा, और ये कितना कितना बनेगा कौन बच्चा बताएगा? ये X बनेगा और ये बहुत अच्छे। अब तुम सही चल रहे हो, क्योंकि अगर इसके 10 टूटे तो ये भी 10 बनेंगे और ये भी 10 बनेंगे, क्योंकि हर एक HCl से एक H+ भी निकलेगा और Cl- भी निकलेगा। तो अगर इसके X अमाउंट कम हुई तो इसकी X बनी और इसकी भी कितनी बनी, X। ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ पर X बन गया, वहाँ 2 X से बन गया, अरे क्योंकि इसके एक से 2 चीजें निकलती है ना। समझ गए बात को? नहीं समझे? तो अगर ये X यूनिट से कम हुआ तो ये XX यूनिट से बढ़ गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. अब मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ कि जो X अमाउंट बनेगा, कुछ देखते हैं कितने बच्चे इसको बता पाएंगे। ये X क्या है बेसिकली? ये X है जो अमाउंट उसका डिसोसिएट हुआ, अमाउंट डिसोसिएटेड, जितना अमाउंट उसका टूट गया। और मुझे तुम बताओगे कि इस X, इस C और इस अल्फा में क्या रिलेशन होगा? कौन बच्चा बताएगा? X, C और अल्फा में क्या रिलेशन होगा? क्या लगता है? अल्फा क्या होता है? कितना प्रतिशत टूटा, और X क्या है? अमाउंट डिसोसिएटेड। तो मुझे बताओ जरा मैं कैसे लिखूं कि X और C और अल्फा में एक रिलेशन बने? दिमाग लगाओ, सोचो। C है इनिशियल कंसंट्रेशन, C है इनिशियल कंसंट्रेशन, अल्फा है डिग्री ऑफ डेसिशन, कितना परसेंट टूटेगा, और X है कितना अमाउंट टूटा। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? बोलो खुशी। X इज इक्वल टू किसने बोला? X इक्वल टू C? अजय ने बोला। क्लैपिंग करो भाई लड़के की। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। X इज इक्वल टू C अल्फा। किसी और ने बोला था यहाँ से? प्रिंस बोला करो ना, मेरे को दिक्कत नहीं, गलती तो हो गया सर। तो X इज इक्वल टू C अल्फा का मतलब जरा बताओ, जरा कौन बच्चा समझ पा रहा है क्या मतलब इसका? ये देखो, अल्फा बताता है कितना प्रतिशत टूटा। अब आपने लिया हुआ है कुछ कंसंट्रेशन, तो उसी का तो उतना प्रतिशत टूटेगा यार। आप बोलते हो 5% टूटा। अब अगर तुमने अमाउंट लिया है 500
तो 500 का 5%, मतलब C का 5%। C का टूटा कितना, जितना भी तुमने C लिया था उसका बस अल्फा परसेंट टूटा, उसका बस, क्योंकि अल्फा बताता है कि कोई भी चीज कितने प्रतिशत टूटती है। अब वो कितने की टूटी है, इस C पे टूटी है भाई, इस C का अल्फा परसेंट टूट गया, इस C का अगर तुमने 500 लिया तो 5% ऑफ अल्फा, अगर तुम 5% ऑफ 500, अगर तुमने 600 लिया तो 5% ऑफ 600। नहीं समझ मेरी बात को आदर्श, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो अल्फा बता रहा है कितने प्रतिशत टूटा और कितने पर टूटा, तो कंसंट्रेशन C थी तो उस C का अल्फा परसेंट, उस C का अल्फा परसेंट। एक तो तरीका ये है समझने का कि जो अमाउंट टूटेगा वो अल्फा परसेंट ऑफ C टूटेगा, अल्फा परसेंट ऑफ C, क्योंकि C इज द अमाउंट एंड अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इस C का अल्फा परसेंट टूट गया, नहीं आई बात समझ में? खुशी पक्का ना? अच्छा मैं इसको एक और तरीके से समझा सकता हूं अगर आप समझना चाहें तो, इसको कि अल्फा जो है परसेंटेज कितनी टूटी वो मैं ऐसे बता सकता हूं कि इनिशियल मेरे पास C था और उसमें से X टूटा, तो उसमें से कितना टूटा बोलो X। परसेंटेज निकालने का यही तरीका, मतलब तो मैं 100 कर दूंगा तो परसेंटेज एक्जैक्टली आ जाएगी, बट मैं नंबर्स में भी निकाल सकता हूं। जैसे कि ये बता रहा है इनिशियल अमाउंट, ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चों को समझने के लिए, और ये है बोलो अमाउंट डेसोसिएटेड, तो इससे भी परसेंटेज पता लग जाएगी हमारी। अगर मैं इसको इनटू 100 कर दूं, जैसे कि मान लो C मैंने लिया, अगर मेरा अमाउंट भी C ही टूट गया, पूरा ही टूट गया, तो 100% आ जाएगा। मुश्किल लग रहा है? मुश्किल लग रहा है, छोड़ दो इसको। तुम लोग इससे याद करो, X इक्वल टू C अल्फा, नहीं समझ में आ रहा? कोई अगर ये बोले कि आपको कि जो एसिटिक एसिड है वो 5% टूटता है, तो मैंने अगर 200 लिया है अमाउंट, कितना लिया बोलो 200 यूनिट का अमाउंट लिया, तुम क्या बोलोगे कितना टूटा बताओ जरा? 5% ऑफ 200, 5% ऑफ 200 यानी बोलोगे 10 यूनिट टूटा। अरे नहीं यार बस, तो अल्फा परसेंट ऑफ C, अल्फा परसेंट ऑफ C। तो मैंने बोला कि यार ये जो मैंने अभी HCl लिया हुआ है, मैंने जो HCl C लिया हुआ है स्टार्टिंग में और ये 0 है, जब ये इक्विलिब्रियम आया होगा तो ये कितना टूट गया होगा? तो मैंने कहा वैसे तो अल्फा परसेंट टूटता है, लेकिन अभी आपने कंसंट्रेशन C ले रखी तो उसका अल्फा परसेंट टूटेगा, उसका। तो मैंने बोला कि C में से कितना कम हो जाएगा बोलो C अल्फा, C में से कितना कम हो जाएगा C अल्फा, और ये कितने कितने बन जाएंगे बोलो C अल्फा C अल्फा। क्या ये समझ आ गया? ये समझ आ गया तो गेम खत्म है इसकी, बस क्लियर हो गया। अब तुम मुझे बस ये बताना सब बच्चे, तुम सब बच्चे मुझे ये बताना, अब ये यहाँ पर हो गया इक्विलिब्रियम पे, यहाँ वाली C कंसंट्रेशन में से कितना कम हो चुका होगा HCl C अल्फा, और ये कितना कितना बन चुके होंगे C अल्फा C अल्फा। तो मुझे तुम बताओ कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर मैं तुमसे पूछूं, तुम जानते हो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? लिखो मत, आज बाद में लिखना। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, इजी है बहुत ज्यादा, बस ध्यान सुनने की जरूरत है ना? प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, मुझे बताओ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन क्या है बोलो? C अल्फा अपॉन में, देखो ना ध्यान से, C अल्फा अपॉन C माइनस C अल्फा, तो ये आएगा मेरा क्या, ध्यान सुनना, ये आएगा ऊपर हो जाएगा C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन में C कॉमन लेंगे 1 माइनस अल्फा, C से C कट जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई मेरी C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। बच्चों इसको बुलाते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, इसको K लिखते हैं, इसको बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट। सुनने की पूरी कोशिश करना है, इसको क्या चीज है? इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नाम ही रख दिया डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। और मैं आपको समझाना चाहता हूं कि एक्चुअली में डिसोसिएशन कांस्टेंट किसी एसिड का अगर ज्यादा है तो उसका क्या मतलब है। जैसे कि किसी ने बोला कि इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा है, अब सोच के बताओ समझ कब ये ज्यादा होगा? ये तभी तो ज्यादा होगा ना जब तुम्हारा अल्फा ज्यादा होगा और तुमने अमाउंट जो लिया है C वो भी ज्यादा होगा। या मैं बोलूं कि ये ज्यादा कब होगा? जब ये जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट साइड है उसकी H+ और Cl- की कंसंट्रेशन बोलो क्या होगी? ज्यादा। तो मैं बोलूंगा मेरा जो एसिड है वो ज्यादा डिसोसिएट होता है, ज्यादा लक्षित दिखाओ, मैं ध्यान में समझो। अब मुझे बताना K ज्यादा कब मिलेगा किसी का? अगर तुम्हें बोला कि इस एसिड का K यानी इस एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा आ रहा है भाई, बहुत, कब ज्यादा होगा? जब उसका प्रोडक्ट ज्यादा बनता होगा एज कंपेयर टू ये, मतलब ये बहुत कम बचता होगा और ये बहुत ज्यादा बनता होगा, मतलब बहुत ज्यादा H+ रिलीज होगा तभी उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा आता है। तो एसिडिटी की पहचान करने का आपसे एक और नया तरीका पता लगा, एक और नया तरीका पता लगा, वो क्या है बोलो? डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब इस बात को समझना कि मैं इसका इस्तेमाल कैसे करूंगा। किसी ने बोला कि मैंने इस बोतल के अंदर समझ रहे मेरी बात को, इन दोनों बोतल्स के अंदर मैंने बराबर अमाउंट के अंदर एसिटिक एसिड डाला इसमें और इसमें डाला HCl बराबर अमाउंट के अंदर। बोल देगी इसके अंदर मैंने 3 मोल पर लीटर एसिड डाला, इसमें बोला 3 मोलर मैंने HCl डाला, लेकिन आपको पता है दोनों से सेम स्ट्रेंथ पैदा होने वाली, इसमें भी हर लीटर पे 3 मोल एसिटिक एसिड है, इसमें भी हर लीटर पे 3 मोल HCl है, बट दोनों से सेम स्ट्रेंथ पैदा। कारण बोलो अक्षत, क्या कारण है कि दोनों में सेम स्ट्रेंथ पैदा नहीं होगी? पहला कारण अल्फा, इसका अल्फा मात्र 5%, इसका अल्फा मात्र
इसका मात्र इसका अल्फा 98%। ऑब्वियसली बात है सर, ये जितने भी गए हैं 98% टूट गए होंगे, ये जितने भी गए हैं मात्र 5% टूट के इक्विलिब्रियम जनरेट कर देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दूसरी बात, उस बोर्डर पे लिख देगा कि इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है 5 गुना में 10 की पावर -4, और इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो है 4 गुना में 10 की पावर -2। तो किसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा है? इसका। उसका बोलो क्या है? कम। मतलब कि ये ज्यादा डिसोसिएट होता है अंदर जाके और वो कम डिसोसिएट होता है। एक्चुअली मैं तुम्हें बताऊं कि बच्चे नहीं सर, अल्फा जब पढ़ लिया तो के की क्या जरूरत थी? एक्चुअली अल्फा आप लोगों को बताता है कि परसेंटेज बेसिस पे कितना है, और के आपको बताता है कि जो इनका कंसंट्रेशन लिया हुआ है ना, उस पे भी अगर ये अल्फा टूटा है, उस पे भी अगर ये अल्फा टूटा है तो कितना डिसोसिएट हुआ है, तो कितना डिसोसिएट हुआ है। तो एक्चुअली में थोड़ा सा मतलब डिफरेंस है इस चीज में। जैसे मैं पिछले केस में आप लोगों से क्या बात कर रहा था, सुनना अगले 2-3 मिनट बड़े इंपॉर्टेंट है। पिछले केस में मैं सिर्फ परसेंटेज बेसिस पे बात कर रहा था, मैं बात ही नहीं कर रहा था कि इसको कितना लिया उसको कितना लिया, मैं बात कर रहा था बस ये 5% टूटता है और ये 98%। तो ऑब्वियसली बात है 98% वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशंस पैदा करेगा, ज्यादा एसिडिटी होगी। लेकिन मैंने बोला था अगर मैं इसको 50 चम्मच ले लूं, इसको फिर 1 चम्मच लूं, तो फिर तो बहुत ज्यादा एसिडिटी हो जाएगा। तो उसके लिए इन लोगों ने क्या कर दिया, उसके लिए इन लोगों ने क्या निकाल दिया, उसका के निकाल दिया। क्या निकाल दिया बोलो? के, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो आपको बोतल में डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड लिखा मिल जाएगा। तो वो बता रहा है कि पर्टिकुलर जो मैंने कंसंट्रेशन दी हुई है उसके हिसाब से भी कितना टूट रहा है, उसके हिसाब से भी कितना टूट रहा है। अगर के ज्यादा दिख रहा है, के ज्यादा, तो इसका मतलब ज्यादा टूटा हुआ है अंदर, क्योंकि बहुत ज्यादा मैंने कंसंट्रेशन ले ली होगी तो उसका अल्फा परसेंट भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। समझ रहे बात को? नहीं समझ रहे? तो ये कंसंट्रेशन को भी लेके ही कैलकुलेशन कर रहा है। समझ में आ रही है कि नहीं? पिछला वाला कंसंट्रेशन कैलकुलेट, कंसंट्रेशन को कंसीडर, तो अल्फा इज नॉट द एग्जैक्ट, या बोले कि नॉट द वेरी सुटेबल क्राइटेरिया टू जज कि वो ज्यादा एसिडिक है या कम एसिडिक है। समझने की कोशिश करना। सिर्फ अल्फा से आइडिया लग जाएगा। मेरे पास 2 बीकर है, ध्यान सुनो, मेरे पास 2 बीकर है, मैं बोलूं एक में एसिडिक है एक में ये है, मतलब ये 5% टूटता है, ये 98%। बच्चा क्या कह रहा है सर ये स्ट्रांग होएगा, मैं कहूं मैंने पहले वाले में 100 चम्मच मिला रखे। फिर तो अल्फा इज नॉट द सुटेबल क्राइटेरिया टू जज। हाँ, अल्फा कब सुटेबल क्राइटेरिया है? जब दोनों का कंसंट्रेशन बराबर ले रहे हो फिर तो सही है भाई अल्फा। लेकिन जब कंसंट्रेशन अलग ले रहे हो फिर तो सही नहीं है। तो वो आपको इन बॉटल्स के ऊपर जब भी लिख के देंगे ना, वो बता देंगे हमने जो भी कंसंट्रेशन लिया था उसके हिसाब से फलाना डिसोसिएशन कांस्टेंट आ रहा है। अब बस इतना सा याद रखो जो मैं बोलना चाह रहा हूं, बस इतनी सी बात याद रखो। क्या? हाइयर डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या लिखोगे? हाइयर, ले लो भाई, हाइयर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड मींस acid dissociated more in solution पढ़ो ए बच्चों प्लीज। मैंने क्या लिखा? हाइयर डिसोसिएशन कांस्टेंट, हाइयर डिसोसिएशन कांस्टेंट मींस स्ट्रॉन्ग एसिड, मींस स्ट्रॉन्ग एसिड। बस ऐसे ही याद रखो यार। हाइयर डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब मैं बस देखो ये टॉपिक तो मैं किसने करा रहा हूं, सिंपल से डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद करा सकता हूं। मैं बस ये बताना चाह रहा हूं कि तुम्हें ये समझ में आ जाए कि जब तुम आगे चल के चीजें थोड़ा केमिस्ट्री में पढ़ोगे ना, तो वो तुम्हें बोलेंगे इस एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट इतना है, इसका इतना है, तो तुम्हें मतलब पता हो कि डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या कहना चाह रहा है। तो कहना चाह रहा है कि भले ही दोनों बराबर भी लें, जिसे मर्जी लें, अगर जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा है ना, वो ज्यादा डिसोसिएट हुआ है अंदर और ज्यादा H+ आयंस रिलीज करें, मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशंस प्रोड्यूस करें। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? और यहाँ पर मैं 22% लगा देता हूँ। अच्छा, मैं कुछ आपसे बातें बोलूंगा, आप लोग मुझे बस जवाब देना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें पूछने वाला हूँ। एक स्ट्रॉन्ग एसिड के पास क्या क्या ज्यादा और क्या क्या कम होता है, सुनिए। मैं यहाँ पर कुछ लिखने वाला हूँ, ये तुम्हें समझ में आ गया तो बिल्कुल मजा आ जाएगा, तुम लोगों को सारा समझ में आ जाएगा। मुझे बताओ स्ट्रॉन्ग एसिड के पास क्या क्या ज्यादा होता है? H+ कंसंट्रेशन हाई होता है, pH बहुत है, अल्फा हाई होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये सारे पैरामीटर्स जो है ना किसी भी एसिड की या बेस की स्ट्रेंथ को बताने के लिए इस्तेमाल करे जाते हैं। नहीं समझे ना? पहला वाला जो H+ कंसंट्रेशन है वो H+ की बताया था कितनी कंसंट्रेशन है, pH उसकी थोड़ा इजी कर देती है बस नंबर को, और कुछ नहीं करती। pH बस उस नंबर को थोड़ा सा क्या कर देती है, इजी कर देती है। लेकिन याद रखना पड़ेगा लोअर pH आता है जब हायर कंसंट्रेशन होता है। क्लियर है कि नहीं? दूसरी बात, अल्फा आपको बताता है कि भैया कितने प्रतिशत टूटेगा। कहीं तुम ऐसे ना कर लो कि 100 मॉलिक्यूल एसिड डाले 100 मॉलिक्यूल एसिड डाले तो ये ज्यादा बराबर स्ट्रॉन्ग होंगे। नहीं सर, अल्फा एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आ गया। आज की क्लास में सीखा
कि दो चीजें बराबर डालने पर भी जरूरी नहीं है कि बराबर एसिडिटी पैदा करे, कोई ज्यादा टूटता है और कोई कम टूटता है, तो जो ज्यादा टूटता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशंस पैदा करता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? और फिर उसी का ही मतलब डेसिलेशन कांस्टेंट भी आप ऐसे याद करिए, अगर किसी एसिड का डेसिलेशन कांस्टेंट ज्यादा है तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब वीक एसिड के पास क्या क्या होगा बोलो? H+ कंसंट्रेशन कम होगा, pH हाई होगा, अल्फा कम होगा और डेसिलेशन कांस्टेंट भी कम ही होगा। जब अल्फा कम है तो ऑब्वियस सी बात है टूटता ही कम होगा, टूटता कम होगा तो ये जो C अल्फा आते होंगे ये कम ही आते होंगे, तो डेसिलेशन कांस्टेंट भी क्या आता होगा? कम आता होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब मैं तुम लोगों को एक बार एनसीईआरटी दिखाने की टेबल दिखाता हूँ। निकाले तो तूने बैग में एक्टिव होकर बैठे थे। इन्होंने खाना बना दिया क्या? अच्छा ये हीरोंडो वाला गाना है भाई। मैं सोच रहा कि मैंने कुछ सुना हुआ है। हाँ वो भी आया था। अच्छा एक बार इस टेबल को पढ़ो और इस टेबल के जरिए बताओ सबसे ज्यादा इन टेबल में सबसे वीक एसिड कौन सा है? इस टेबल में सबसे वीक एसिड कौन सा है? फिनोल, क्योंकि फिनोल का डेसोसिएशन कांस्टेंट सबसे कम है, मतलब ये अंदर जाके सबसे कम H+ को रिलीज करने के लिए होता है, बहुत कम डेसोसिएशन कांस्टेंट है। अच्छा डेसोसिएशन कांस्टेंट का पूरा लेना देना अल्फा से है, पूरा लेना देना अल्फा कम होगा तभी इसका डेसोसिएशन कांस्टेंट भी कम होगा। मतलब ऐसा नहीं कि हमने उसको डाला तो भैया बहुत ज्यादा H+ निकलेंगे, टूटता ही कम अंदर जाके। जैसे वो टूटा ना सिर्फ 5% टूटा, बाकी टूटा ही नहीं है, और ये वाला 98% टूटा। तो जिनका के बहुत कम आ रहा है इसका मतलब समझ जाइए कि वो बहुत कम प्रतिशत टूटते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस पूरी सीरीज में देख लीजिए ये बहुत कम है, ये बहुत कम है, वो ऊपर ज्यादा होता जा रहा है। सबसे स्ट्रॉन्ग इसमें फ्लोरो जो एसिटिक एसिड है, सॉरी हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है हमारा HF बेसिकली, ठीक है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक होता है वैसे हाइड्रोफ्लोरिक है बोला, सो HF का है। यस HNO2 का है यार, HNO2 का और भी ज्यादा है, HNO2 का और भी ज्यादा है। नाइट्रस एसिड, नाइट्रस का ज्यादा है, ठीक है, समझे नहीं ना? अच्छा अब ये बताओ, सुनो, अब मैं बेस दूंगा, जैसे HCl क्या रिलीज कर रहा है H+, वैसे NaOH क्या रिलीज करेगा OH-, फिर एक Ka की जगह क्या बन जाएगा Kb, और क्या मतलब होगा? किसी बेस का अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा है उसका मतलब वो ज्यादा OH- रिलीज करता है और वो ज्यादा बेसिक कंडीशंस प्रोड्यूस करता है। बिल्कुल सेम चीज पढ़ाने वाला हूं, बस अब किसके लिए हो जाएगी? बेस के लिए। क्लियर है? तो देख लो। अच्छा मैं डेसोसिएशन कांस्टेंट बोलूं या आयनाइजेशन कांस्टेंट बोलूं? बात क्या है? सेम है, एक ही चीज है, ऑल्टरनेटिव होती है।
एक बार देखना है, समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। इधर बच्चों एक बार पढ़ लो भाई, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बातें मत करो भाई, जल्दी पढ़ के बताओ। पढ़ ले ढंग से। कुछ नहीं पढ़ा तुम लोग, पढ़ दिया जल्दी। क्या समझ में आया बताने, एक बार पूछूं? देखो सेम गेम एसिड का है, सेम गेम बेस का है ना। देखो भाई मैं आपको बताता हूँ कुल मिला के हम क्या चीज पढ़ रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश करते हैं। हमें ये पता है पानी के अंदर, शुरू से बात करते हैं, पानी के अंदर बराबर H+ बराबर OH माइनस। अगर अब जो नई चीज डली है वो H+ बढ़ाएगी तो सॉल्यूशन को एसिडिक बनाएगी, और OH माइनस बढ़ाएगी तो क्या बनाएगी? बेसिक बनाएगी। सिंपल सी बात है। और वो कितना एसिडिक कितना बेसिक बनाएगी उसको निकालने के लिए हमने कुछ तरीके बनाए, जैसे pH, जैसे H+ कंसंट्रेशन कितनी है, उससे पता लग जाता है कि वो ज्यादा एसिडिक है या कम एसिडिक है। दो चीजों को कंपेयर करने के लिए हमें कोई वैल्यू तो बनानी पड़ेगी ना, वैल्यू तो बनानी पड़ेगी ना। तो वो बनाई हमने H+ कंसंट्रेशन, और क्या बनाई बोला? pH। ये तो हमने लास्ट क्लास में समझा था, ये वाली गेम में समझ में आ चुकी है। अगली बात हमने समझी कि क्यों ऐसा है कि किसी में H+ ज्यादा हो जाते हैं, किसी में कम हो जाते हैं। तो हमें एक बात समझ में आएगी, एक चीज और मैटर करती है, वो है अल्फा। कि मैं बराबर भी दोनों चीजों को डालूंगा तो भी दोनों में सेम कंडीशंस पैदा नहीं होती एसिडिटी की, क्योंकि सबका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलो क्या होता है? अलग अलग। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलो या सिंपल बोल दो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड या बेस, कि वो कितना टूटता है, इससे इसका पता लगता है अल्फा से और Ka से। टूटना भी बड़ा मैटर है। क्या पता आपने कोई चीज डाली लेकिन वो अंदर टूटती ही नहीं है H+ से बिल्कुल भी, तो एसिडिक कंडीशंस पैदा नहीं करेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये बड़ा मैटर करता है, जो चीज आपने डाली वो अंदर जाके टूटे और बहुत सारे H+ या बहुत सारे OH माइनस रिलीज करें। और ये मैटर करता है किसके ऊपर? अल्फा के ऊपर या डिसोसिएशन कांस्टेंट के ऊपर। अब ये एसिड का भी होता है और बोलो क्या होता है? बेस का। अब जिस भी एसिड या बेस का, सुनिए बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, जिस भी एसिड या बेस का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होता है, इसका मतलब वो सॉल्यूशन में जाके ज्यादा डिसोसिएट होता है, ज्यादा H+ रिलीज करता है, ज्यादा OH माइनस रिलीज करता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशंस पैदा करता है। और क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होता है, इसलिए उनका डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस भी क्या होता है? ज्यादा। तो हायर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस का मतलब ये है कि वो बेस पर्टिकुलरली जब सॉल्यूशन में जाता है तो ज्यादा OH माइनस रिलीज करता है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशंस बेस की प्रोड्यूस करता है। तो हायर Kb मींस हायर बेसिसिटी, हायर Ka मींस हायर एसिडिटी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो वही बात है। अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस के पास तो क्या क्या ज्यादा होता है? OH माइनस कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, POH कम होता है, Kb ज्यादा होता है और अल्फा भी ज्यादा होता है। ये समझाना है बस, है ना? 2 मिनट तसल्ली से आप लोग सोच लीजिए जो पढ़ाया गया अभी तक। ये क्वेश्चंस कैसे आएंगे बता दी जाएंगे, लेकिन मेन आपको बस टर्म्स टर्मिनोलॉजीज पता हो, बस ये पता होनी जरूरी है। सोच लो 2 मिनट 1 मिनट तसल्ली से, फिर अगली बात करता हूँ। चैप्टर इतना बचा है कि मतलब अगली क्लास में हो जाएगा पूरा, आज तो नहीं होगा।
एकदम मैं इतना सारा कराऊंगा ना तुम लोग के ऊपर से बिल्कुल तुम परेशान हो जाओगे। टॉपिक बचे हैं कुल मिला के 1 2 3 4 सर आज नहीं छोटे बड़े मिला के 5 टॉपिक है। कर लेंगे सर जी, कोई छोटे नहीं। बड़े मिला के 5 टॉपिक होंगे, सर जी आज ही कर लेंगे। जिनमें से शायद 2 या 3 अभी हो जाएंगे। वो जब मैं क्लास में आया था 7 बचे हुए थे, 2 हो चुके हैं, ऐसे ही है बस। समझ आ रहे हैं यहाँ तक का? देखो इक्विलिब्रियम चैप्टर बड़ा है, मुश्किल नहीं है, बड़ा बहुत है, लेकिन ये देख रहे हो कब से चल रहा है, लेकिन मुश्किल नहीं है भाई इतना। क्या लग रहा है मुश्किल रवीश? अरे भाई देखो पता है क्या है, अगर आप लोगों ने क्लासेस रेगुलर नहीं ली है ना फिर तो मुश्किल लगेगा, और जो रेगुलर ले रहे हैं ना उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ बच्चे बिल्कुल रेगुलर है क्लास में। सर नाम बोलो ना। नाम में जतिन भी है, आयुष राव बड़ा रेगुलर है, दिनेश समय भी रेगुलर रहते हैं, संजीव तो चलो गाँव चला जाता है, स्वयं भी कभी कभी छुट्टी कर लेता है, तान्या और ऋषि बहुत रेगुलर है, अक्षरा भी छुट्टी करती है, खुशी भी छुट्टी करती है, संजना भी छुट्टी करती है, नहीं करी तुम और रिंकी तो रेगुलर हो, खुशी छुट्टी कर लेती है, खुशी वो भी छुट्टी कर लेती है, योगिता भी रेगुलर रहती है काफी, लवीश और लक्ष्य सबसे ज्यादा absent स्टूडेंट है क्लास के बिल्कुल। हाँ तो पूरे साल में सबसे छुट्टी तुमने करना चाहिए। अक्षत भी जैसे पेपर आते गायब आ यार में ठीक है। अजय और हिमंत भी रेगुलर है। गेबरा गैंग की मर्जी होती है, संडे को तो आते ही नहीं गेबरा गैंग हैं। गेबरा वॉरियर्स है, जब उनका मन करता है आ जाते हैं ना, वो भी गेबरा साथ में ये ऐसे हैं। 4:15 बजे होते हैं ना, मैं कभी लेट आता हूँ, मैं देख रहा हूँ घूमती हूँ और 4:15 बजे ना पैरों की मूवमेंट होती है ना ऐसे होती है। हाँ क्या बच्चों चलो अब फिर तुम्हें एक क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इलाज के सारे टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है और अब बड़ा आसान सा है। जो थोड़ा सा मुश्किल वाला पार्ट था वो आपने डील कर लिया के बी वाला, अब वो आपको मुश्किल लगा जैसे भी लगा मुझे नहीं पता, लेकिन वो अगर आपको ठीक से आ गया समझ में फिर ज़्यादा टेंशन वाली बात है। अच्छा जैसे मैंने के का टेबल बनवाया है ना, वैसे एक टेबल एनसीईआरटी में के बी का भी दिया हुआ है। अब समझ जाओ जिसका के बी ज़्यादा होगा वो ज़्यादा डेसिडेट होता होगा और ज़्यादा बेसिक कंडीशन प्रोड्यूस करता होगा, बस यही चीज़ है। तो मुझे बताओ जैसे मेरे पास जो भी एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस यहाँ पर है लैब में, इन सब के ऊपर इनका क्या क्या लिखा हो सकता है? H+ कंसंट्रेशन, pH, अल्फा, Ka, ये सब किस तरफ इशारा कर रहे हैं? इस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ का इशारा कर रहे हैं, इस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ का इशारा कर रहे हैं। हाँ देखते हैं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हर एक एसिड का इस तरीके से डाटा क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? उसकी इंफॉर्मेशन इस तरीके से मेंशन नहीं है। चलो सुनो ओए बच्चों, अब मैं तुम लोगों को बोर्ड पे एक चीज दिखाता हूँ। क्लास प्लीज अब थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे आप लोग सभी बच्चे। देखिए मान लीजिए कि मेरे पास ना
H2SO4 है। अब एक चीज समझनी पड़ेगी, जैसे HCl से सिर्फ एक H प्लस निकलेगा, H2SO4 से कितने H प्लस निकलेंगे? 2। और अब बड़े मजे की चीज देखना आप लोग, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, ध्यान से समझना, आपको कुछ और नया पता लगने वाला है भाई। मान लो कि ये जो H2SO4 है, इसको तुमने किसी सॉल्यूशन में डाला, तो मुझे बताओ जरा ये टूटेगा कैसे, बोलो? H प्लस आयंस में। अगर मान लो इसमें से पहले सिर्फ एक H प्लस निकला है, तो मुझे बताओ बची हुई चीज क्या रहेगी, बोलो? HSO4 माइनस एक्वस। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? और मैं ये मान के चलता हूं कि जैसे मैंने इस लिक्विड सॉल्यूशन में, ढंग से देखना, एक ही बारी में समझ में आना चाहिए। एक समझ में आ गया मतलब पूरा टॉपिक समझ में आ गया। एक केस समझना है बस आप लोगों को। तो मैंने इसके अंदर बच्चों क्या डाला है? H2SO4 which will dissociated into H plus ions and HSO4 minus ion। सबसे पहले H2SO4 ऐसे ही टूटता है। अच्छा, ये टूटता होगा, मान लो कि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है मान लेते हैं 98% है। कितना बोलो? कि 98 मॉलिक्यूल्स लगभग टूट जाते हैं, 2 ही बच जाते हैं। ये मान के चलते हैं कि 98% टूट जाते हैं, बाकी के 2 क्यों नहीं टूट पा रहे? इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। क्या हो गया बोलो? कि भैया वो जितने टूट रहे थे टूट गया, फर्दर कोई टूटता है तो पुराना वाला रिकंबाइन होता है। मान लेते हैं 98% का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है H2SO4 के पहले स्टेप का। अब मुझे तुम बताओ, जो स्टेप टूटा है इसका अपने आप में एक डिसोसिएशन कांस्टेंट भी होगा। क्यों? ये कैसे निकलेगा बताओ जरा? प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन में क्या बोलो? रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। मेरी बात को थोड़ा समझने की कोशिश करना। और अगर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन स्वयं ज्यादा है, तो इसकी जो ये वैल्यू आएगी बोलो, ज्यादा आएगी, कम आएगी, हाई आएगी? तो ये बहुत हाई होती है, ये बहुत हाई होती है, वेरी हाई। क्यों भाई? क्योंकि लगभग 98% इसका मैं बोलूंगा अल्फा भी हाई होता है, इसका के भी हाई होता है। अल्फा हाई है इसीलिए के हाई है, बहुत सारा परसेंटेज में टूटा, इसीलिए जब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला तो प्रोडक्ट रेशियो अपॉन रिएक्टेंट रेशियो क्या है बोलो? बहुत ज्यादा है। समझ में आ गया? लेकिन अब मैं अगली चीज बोलने वाला हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब आपका जो HSO4 माइनस है, ये भी तो रिलीज करेगा H प्लस। तो क्या होता है बच्चों, जब ये H प्लस रिलीज करेगा तो अब बनेगा SO4 2 माइनस। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। दिस विल फॉर्म SO4 2 माइनस एंड रिलीज H प्लस आयंस। नेट शेल तो 2 H प्लस आ जाएंगे, पहले एक स्टेप पे, फिर दोबारा वो रिलीज करेगा, दूसरे स्टेप पे आ जाएंगे। लेकिन कहते हैं कि सेकंड स्टेप पे जब ये H प्लस रिलीज करता है तो इसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कम हो जाता है, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बड़ा कम आता है। सुनिएगा ऐसा क्यों हुआ। पहली बार जब H2SO4 से, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोलने वाला हूं, समझ में आ गई तो खेल खत्म इस टॉपिक का भी। पहले वाली जब इसमें से H प्लस निकलना था, पहली बार वो कैसा था? न्यूट्रल था। कैसा था बोलो? तो न्यूट्रल में से एक H प्लस निकला, एक नेगेटिव चीज निकली, टूट गई। अगले स्टेप पर जब HSO4 माइनस में से H प्लस निकलना था आशीष, तब ये ऑलरेडी कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। और आप नेगेटिव में से कुछ पॉजिटिव चीज निकालने की कोशिश कर रहे हैं H प्लस, तो पॉजिटिव निकालना एक नेगेटिव चीज में से मुश्किल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? मतलब आप ये मान के चलो कि जैसे ये 100 थे तो 98% डिसोसिएशन हो जाता है पहले स्टेप पे, लेकिन जब ये 98 बने ना, इस 98 में से मुश्किल से बस 20-25 ही टूटेंगे, बाकी नहीं टूटेंगे। क्यों नहीं टूटेंगे बोलो? अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सेकंड स्टेप का बड़ा कम होता है। दिमाग लगाओ, क्योंकि पहले स्टेप पे जब वो H प्लस निकलना था वो एक न्यूट्रल स्पीशीज से निकलना था, बट सेकंड स्टेप पे जो H प्लस निकलना था वो एक नेगेटिव चीज में से निकलना था, तो सारे नहीं टूटेंगे। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। मतलब पूरे H2SO4 में से दोनों H प्लसेस हर बार नहीं निकलते हैं। पहला स्टेप बहुत हाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के साथ होता है, पहले स्टेप पे H प्लस बहुत निकालते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बहुत हाई होता है। सेकंड स्टेप पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाता है और Ka भी बोलो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, क्योंकि वो सेकंड स्टेप पे नेगेटिवली चार्ज हो चुका है, अब बहुत जल्दी नहीं टूटेगा। क्लियर हो गया मेरा? मतलब इसका ऐसे समझो, 100 में से 98 टूटे पहले स्टेप पे, 98 टूट गए, मतलब ऑलमोस्ट सारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। यहाँ पर देखो अंजलि, और 98 में से अब मान लो कि 20 ही टूट पाए, बाकी नहीं टूटे। क्यों नहीं टूटे? क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज था, उसमें से H प्लस नहीं निकला। तो पहले स्टेप का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत हाई है, दूसरे वाले का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसीलिए पहले का K1 बहुत हाई है, दूसरे का K1 नहीं है। मेरी बात समझ में? एक और समझते हैं। मेरे पास जो है ना ये फॉस्फोरिक एसिड है, इसमें कितने हाइड्रोजन है? इसका जो पहले स्टेप पे जो H प्लस निकलता है बहुत हाई, पक्का ऐसे ही बनेगा। अरे यार, इसमें से जब प्लस निकलेगा तो बाकी की चीजें माइनस बचेगी, तभी तो वो कॉम्बिनेशन करके न्यूट्रल बनेगा। ये प्लस और वो माइनस कंबाइन करके देखो H3PO4 बन जाएगा। तो पहले स्टेप का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वेरी हाई होता है, वेरी हाई होता है। पहले स्टेप पे टूटते हैं, मतलब लगभग 100 लिए तो 98 टूट गए। बट अब बारी है दूसरे H प्लस के निकलने की, वो किसमें से निकलेगा? इसमें से। तो टूटते ये भी हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं टूटते।
HPF और 2 माइनस आ जाएगा, अरे एक और H प्लस निकल गया, एक और माइनस बढ़ जाएगा। अब इसके बाद इसका जो सेकंड स्टेप का जो डेसिशन कांस्टेंट होता है वो लो होता है। क्या होता है बोलो? लो। इतना नहीं टूटा, मतलब 98 पहले स्टेप पे 98 टूट गए थे, अब इस 98 में से मात्र कितने टूटे? 20। मान लेते हैं 20 टूटे, 20 टूटे बस। नहीं आ रही बात समझे? और अगली बार तो ये 2 माइनस का हो चुका है। कितने माइनस का? अगली बार अगर आप इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं कि इसमें से H प्लस निकलेगा, तो इस 20 में से मात्र कोई 2 या 3 ही डिसोसिएट है, बाकी ने डिसोसिएट हुआ ही नहीं है बात समझ में, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत नेगेटिव हो चुका, वो H प्लस को रिलीज नहीं करेगा। मतलब थर्ड स्टेप का डिसोसिएशन कांस्टेंट वेरी लो है, क्योंकि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बहुत लो, अल्फा भी बहुत लो है, तो के भी बहुत लो। समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? Yes, sir. तो ऐसा कि किसी एसिड के पास बस एक ही H है तो वो तो टूटना ही है, बट किसी के पास 2 है 3 है तो ये नहीं होता कि सबका डिसोसिएशन, सभी स्टेप्स का डिसोसिएशन बराबर होता है। पहले स्टेप का डिसोसिएशन बहुत ज्यादा होता है, सेकंड टाइम जो H प्लस निकलना होता है वो बहुत कम निकलते हैं, थर्ड वाले से निकलना है H प्लस बहुत ही कम निकलते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नहीं आ रही बात समझ में? क्या कह रही है? 100 लिए, मैं लास्ट में बोलूंगा, इससे समझ जाना। 100 लिए, 100 में से 98 तो टूट गई है, 98 तो बन गए, 98 H प्लस निकले, 98 की। अब इन 98 में से 98 के 98 दोबारा से H प्लस रिलीज नहीं करते, सिर्फ 20-25 नहीं H प्लस रिलीज करना है, क्योंकि अगली बार उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बड़ा कम हो जाता है। क्लियर हुआ? क्योंकि मान लो 25 टूटे, उसके बाद वो रिकंबाइन करने लगे, क्योंकि आपको पता है ज्यादा टूटना फेवरेबल हो नहीं रहा, क्योंकि नेगेटिव चीज है उसमें से पॉजिटिव निकलते नहीं, निकल भी है तो बाद में रिकंबाइन होने लग जाएंगे, तो 25 ही टूटे बस। इसीलिए इक्विलिब्रियम हर स्टेप का है, और अगली बार जो 25 टूट के ये बने हैं, उस 25 में से मात्र 3 या 4 नहीं ऐसा डिसोसिएशन करा जिसमें ये बना हुआ, उसके बाद उन्होंने भी इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया। क्लियर हो कि नहीं हुआ? सो एवरी स्टेप हैज एवरी जो एक सक्सेसिव स्टेप आएगा उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो एक टेबल आप लोगों को बना के देती है एनसीईआरटी, समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. बारी बारी क्लास है। हाँ भाई, क्या हुआ? किस क्लास में क्या? साइंस प्रॉब्लम के बारे में। बायो वाले? हाँ भाई, बारी वालों की है। सर वो सब्जेक्ट वालों की है। बस इतनी सी नोट। क्या करेगा तू? कौन आता है दोस्त? नहीं बोला। 1.5 घंटे क्लास है। उनकी 3 घंटे क्लास है। साइंस वालों के। जो है तो वाले हैं, उनका पेपर है बोर्ड का। साइंस वालों के ना। बोर्ड में बोलो भाई। अच्छा, why they are called the di and the polybasic acids? इन एसिड से ये तो 2 H प्लस निकलते हैं या 3 H प्लस निकलते हैं, इनको डाई या पॉली बोलते हैं। और बेसिक एसिड इसलिए बोलते हैं कि जितने भी H प्लस होंगे वो उतने OH माइनस को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। वो नाम पे ज्यादा मत जाइए आप लोग, बस आप ये समझिए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। नहीं है बात समझिए? सो बोलते हैं कि Ka1 is very high as compared to Ka2 since
पढ़ना एक बार ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा ना इसका तो ऐसे आएगा कि y KA2 is ये y ऐसे आएगा KA1 is much greater than KA2 for H2SO4। और आप लोग समझ नहीं पाएंगे अगर आपने पढ़ा ना होता अच्छे से ना, तो आप समझ ही नहीं पाओगे एक्चुअली क्या क्वेश्चन दिया है, समझ ही नहीं आ रहा KA1 KA2। तो KA1 का मतलब है द डेसिशन कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट स्टेप of the H2SO4 is very greater than the dissociation constant of the second step of the same H2SO4। इसी H2SO4 का सेकंड स्टेप जो होता है उसका डेसिशन कांस्टेंट बड़ा कम है और पहले वाले का बहुत ज्यादा है। तो आप ये बोलेंगे कि since at the second step this acquire a negatively charge which makes it difficult to release H plus ion from it and hence its alpha is very low, क्योंकि निकल ही नहीं पाएगा तो बहुत कम टूटेगा and hence decision constant Ka2 is low। अच्छा इसका बोलो Ka3 बहुत कम होगा Ka2 से और ये Ka2 कम होगा अभी Ka1 से। ये बोले Ka1 is much greater than Ka2, Ka2 is much greater than Ka3। इसमें तीन स्टेप इसलिए आए बिकॉज़ तीन हाइड्रोजन्स हैं, उसमें दो आए, इसमें दो हाइड्रोजन हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं आ रही बात समझ में? ओके अच्छा सेम फॉर द बेसिस लगा लीजिए, दिया नहीं एनसीईआरटी में लेकिन आपको खुद ही आइडिया लगा लेना है। जैसे कि किसी के पास दो OH है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, बिल्कुल सेम चलता है यार, एक का समझ जाओ। CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मुझे बताओ पहले स्टेप पे जो डेसिनेशन होने वाला है OH माइनस निकलेगा। ये समझ नहीं पा रहे आप लोग कैसे हुआ, समझ गए आप लोग? पक्का? तो जो पहले स्टेप का डेसिनेशन कांस्टेंट होगा Kb1 वो क्या होगा? हाई होगा। लेकिन सेकंड टाइम एक पॉजिटिव चीज से नेगेटिव चीज को निकाल पाना उतना आसान नहीं होगा। तो कैल्शियम 2+ बन जाएगा और OH माइनस आ तो जाएगा बट Kb2 इज वेरी लो। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिकॉज़ सेकंड स्टेप पे वो पॉजिटिव चार्ज हो चुका था, उस पॉजिटिव में से नेगेटिव चीज को निकालना उतना आसान नहीं होने वाला। तो ये आपका थोड़ा सा इसका K1 और K2 का गेम है। क्लियर हो रहा है? पहले तो Ka समझो क्या है, K बोलो क्या है? डेसिनेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, कि एसिड कितना डेसिलेट होता है और ये सब कुछ किस पर निर्भर करता है? अल्फा पे। इस पे बोलो अल्फा पे। कोई एसिड्स ऐसे हैं जो 5% टूट के ही इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, कोई ऐसे जो 98% टूट के इक्विलिब्रियम पे आएंगे। मतलब सबका अल्फा का गेम है। अल्फा ज्यादा है तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि ए भी क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि अगर ज्यादा टूट रहा है परसेंटेज में तो प्रोडक्ट ज्यादा बना रहा है, तो रेशियो पी और आर का रेशियो, जो प्रोडक्ट टू द रिएक्टेंट का रेशियो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो भी कैसा आएगा? बोलो ज्यादा आएगा। तो अल्फा ज्यादा इसीलिए के ज्यादा आ रहा है, अल्फा ज्यादा इसलिए के भी ज्यादा आ रहा है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? और अगर 2-3 स्टेप्स की बात करें तो पहले वाले स्टेप का के हमेशा दूसरे वाले से ज्यादा होगा, दूसरे वाले का हमेशा तीसरे वाले से ज्यादा होगा। क्लियर हुआ या नहीं? पक्का? कोई डाउट है इसके अंदर तो मुझे जल्दी से बताओ। पक्की बात है ना? चलो इसके बाद एक और चीज देख लीजिए, यहां से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। अब सुन लीजिए, मैं आप लोगों को बस एक सिंपल सा एक क्वेश्चन दूंगा इसके अंदर से, वो बोलेगा व्हिच वन इज अ stronger acid। सुनिएगा, ये चारों जो मैंने दिए हैं सबसे H+ आना है, लेकिन जो सबसे जल्दी H+ को रिलीज कर देगा वो सबसे बढ़िया एसिड होगा ना, ज्यादा H+ रिलीज करेगा। सुनो मेरी बात। अब अगर आप लोग बात करें तो हाइड्रोजन इसमें जिस परिवार से जुड़ा हुआ वो परिवार हैलोजन्स का परिवार है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट याद करते हैं कि पता नहीं तुम्हें मैंने कभी बताया कि नहीं बताया, जो बॉन्ड का टूटना होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। मैंने शायद रेजोनेंस के वक्त पे ये बात बताई होगी, रेजोनेंस के वक्त जब मैं रेजोनेंस सिखा रहा था तो मैंने बोला था कि वो बॉन्ड जल्दी टूटेगा जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। ज्यादा बॉन्ड लेंथ मतलब बॉन्डिंग एंथैल्पी कम, तोड़ने में एंथैल्पी कम लगेगी। और छोटी बॉन्ड लेंथ मतलब छोटा चीज को तोड़ना मुश्किल है ना, बड़ी सी पेंसिल टूट जाएगी, छोटी होगी तो टूटना मुश्किल हो जाएगा। सेम वैसे ही है। तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो बॉन्ड एंथैल्पी कम, और बॉन्ड लेंथ कम तो बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा। अब बॉन्ड लेंथ क्या होती है? एक एटम ए ने बी एटम के साथ बॉन्ड बनाया। सुन लीजिए, ये अपना को उसे
कोवेलेंट बॉन्डिंग से क्वेश्चन है। ए और बी के बीच में बॉन्ड बना, तो ए एटम का अपना रेडियस है आर ए और बी एटम का अपना रेडियस है आर बी। ये जो यहां से लेकर यहां तक, इसके सेंटर से लेकर इसके सेंटर तक की दूरी होती है ना, इसी को बॉन्ड लेंथ बुलाते हैं। इसी को मतलब कि जो बॉन्ड लेंथ होती है वो क्या होती है, एक एटम का रेडियस दूसरे एटम के रेडियस से जोड़ दीजिए, दोनों की रेडियस मिला के बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बनाते हैं। जैसे दो चीजों के बीच में बॉन्ड बन रहा है, HCl के बीच में अगर बॉन्ड बन रहा है तो कैसे कैसे नापोगे इसकी बॉन्ड लेंथ, हाइड्रोजन का रेडियस प्लस क्लोरीन का रेडियस, सेंटर टू सेंटर हो जाएगा ना। समझे नहीं यार आप लोग, समझे नहीं मेरी बात। जैसे कि मेरे पास हाइड्रोजन है, सुनो बड़ा आसान है यार, हाइड्रोजन है फ्लोरीन है, तो हाइड्रोजन का रेडियस फ्लोरीन का रेडियस, दोनों का रेडियस जुड़ जाएगा। बोलो क्या आ जाएगी, HF की बॉन्ड लेंथ आ जाएगी। HF की बॉन्ड लेंथ, अच्छा मुझे बताइए HF की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी या HCl की? क्यों भाई? क्लोरीन बड़ा होगा क्योंकि नीचे है उसका एटॉमिक नंबर 17 है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ज्यादा शेल्स होंगी, तो साइज बड़ा होगा। साइज बड़ा होगा तो बोलेंगे इसकी बॉन्ड लेंथ भी बड़ी होगी। इसकी बॉन्ड लेंथ भी, क्योंकि हाइड्रोजन का रेडियस सेम है बट क्लोरीन का रेडियस बड़ा होगा। समझ नहीं आ रहा लक्षित? क्यों बता रहा हूं बॉन्ड लेंथ, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। HBr में और बड़ी बॉन्ड लेंथ हो जाएगी, नहीं हो पाएगी, और HI में बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो मुझे तुम ये बताओ आशीष, HI की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है तो सबसे जल्दी या सबसे इजीली बॉन्ड किसका टूटेगा? बोलो HI का। सबसे जल्दी बॉन्ड किसका टूटेगा? बोलो HI का। तो मैं बोलूंगा इन सबके अंदर जो मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ है, सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ है वो किसकी? HI की है। तो बॉन्ड इजीली भी किसका टूटेगा? इसी का टूटेगा। नहीं आने बात समझ में? तो सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड इनमें कौन होगा? बोलो HI। फिर बोलो कौन होगा? फिर बोलो कौन होगा? और फिर होगा HF। तो सीरीज में जो टॉप पे होता है सबसे लीस्ट एसिडिक होते हैं, नीचे वाले सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक होते हैं। क्यों भाई? क्योंकि नीचे वालों की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी और बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने का मतलब बॉन्ड एंथैल्पी कम होगी। समझ ही नहीं आ रहा? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सिंपल सा फंडा है। ज्यादा अभी मतलब देखो हमारी लैब में ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो रखने की इजाजत है, हाइड्रोबोरिक रखने की नहीं होती। आप हाइड्रोबोरिक नहीं रखते, समझ रहे बात को? और HI भी नहीं होता है। HI तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गया, मतलब ये होता ही नहीं लैब के अंदर, रखते ही नहीं है क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाईली H+ कंसंट्रेशन रिलीज कर सकता है। ठीक है ना, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा है, इजीली टूट जाएगा रूम टेंपरेचर पे टेस्ट। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं है ना बात समझ में? अच्छा सुनो, क्वेश्चन सुनो, अगला सुनो। व्हिच वन इज अच्छा इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गर है? अच्छा बिल्कुल भी ऐसे दिमाग मत लगाना इसके बाद 4 हाइड्रोजन, इसके पास 3 हाइड्रोजन, इसके पास 1, इसके पास 2, उसके बाद 4 है वो निकले। अरे 4 भले ही अगर एक भी नहीं टूट सकता तो क्या फर्क पड़ता है? टूटने जरूरी है, टूटने जरूरी है। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, अगर तुम इनको ध्यान से देखते हो, इनको तुम ध्यान से देखते हो तो ये ना ये एक ग्रुप से नहीं है, ये एक ग्रुप से नहीं है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एक पीरियड से है, एक लाइन में आते हैं। अच्छा चलिए एक लाइन में आते हैं, मैं अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूं, ढंग से सुनना इस चीज को। अब सबका बॉन्ड हाइड्रोजन से है, जैसे कार्बन का बॉन्ड भी हाइड्रोजन से है और फ्लोरीन का बॉन्ड भी हाइड्रोजन से है। मुझे देखना है कि ये बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है ये वाली बॉन्ड की। लेकिन मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी यार कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के साइज में कोई खास फर्क क्यों नहीं होगा? बिकॉज एक का एटॉमिक नंबर 6, एक का 7, एक का 8, एक का 9, बहुत ज्यादा बड़ा चेंज नहीं आता साइज में। इधर क्यों चेंज आता है? 9 एटॉमिक नंबर, फिर 17, फिर सीधा 35 हो जाएगा, फिर और बड़ा हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब क्या है, एक बार सुनना ध्यान से, एक बारी में क्लियर हो जाएगी चीज अगर तुमने ढंग से सुन ली तो। सर जब कभी भी कोई एलिमेंट्स एक ही पीरियड से हो तो साइज बहुत बड़ा चेंज, मतलब इसकी इस वाले बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ आपो, इस वाले की बॉन्ड लेंथ आपो, लगभग कैसी मिलेगी? सेम। लगभग कैसी मिलेगी? तो बॉन्ड लेंथ लगभग सेम है तो बॉन्ड एंथैल्पी वाला क्राइटेरिया यहां पर तो काम नहीं कर रहा। सुनो मेरी बात को, वो वाला कांसेप्ट यहां पर काम नहीं करता। एक्चुअली में यहां पर कांसेप्ट काम करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। आप मुझे बताइए, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, जो पीरियोडिक टेबल में थोड़ा राइट की तरफ होते हैं उनके पास टेंडेंसी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा इसी आधार पर चलाया आपने, जो जितना राइट में है वो उतना ज्यादा बोलो क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का क्या मतलब होता है? कि वो बॉन्ड को इजीली छीन सकता है। छीनेगा तो मुझे बताओ जरा क्या बनेगा अपने आपको? F-, हाइड्रोजन को बोलो क्या? H+। कार्बन नहीं छीन पाएगा हाइड्रोजन से। पूरा तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लिया, कार्बन हाइड्रोजन की बड़ी गहरी दोस्ती है भाई, तोड़ते ही नहीं बॉन्ड। क्यों नहीं तोड़ते? बिकॉज बहुत ज्यादा कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता ही नहीं है, तो बॉन्ड छीन ही नहीं पाता हाइड्रोजन से। तो जब कभी पीरियड से क्वेश्चन लोगे तो आप ये देखोगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है। जो सबसे राइट में होगा वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, सबसे जल्दी हाइड्रोजन से बॉन्ड छीन जाएगा।
और बहुत जल्दी उसको एक्सप्रेस बना देगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं रहा? बट व्हेन द क्वेश्चन इज फ्रॉम द ग्रुप, व्हेन द क्वेश्चन इज फ्रॉम द ग्रुप, अगर ग्रुप से क्वेश्चन है तो जो उससे नीचे होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा, पीरियड से है तो जो उससे राइट में होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। क्योंकि जब मैं ग्रुप में देख रहा हूं तो मैं किस फैक्टर को देख के बात करता हूं? बॉन्ड लेंथ, और नीचे वालों की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंथैल्पी सबसे कम होगी। जब मैं पीरियड से बात करता हूं तो मैं बॉन्ड लेंथ को प्रायोरिटी नहीं देता, क्योंकि मैं कहता हूं साइज का कुछ ज्यादा फर्क पड़ता ही नहीं है। मैं तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखता हूं। इसको बोलो इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो जो जितना राइट में होता है वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो मुझे बताओ इन सब में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? बोलो HF। फिर बोलो कौन होगा? फिर बोलो, ये मैंने ऑर्डर बताया ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छा, ये वाला किसके बारे में बताया मैंने ऊपर वाला आंसर? पढ़ो, एक बार पढ़ो, पढ़ो। अच्छा, पीरियड से आएगा क्वेश्चन तो सबसे राइट वाला, और ग्रुप से आएगा तो सबसे बॉटम वाला। एनसीईआरटी ने भी इसको बड़ा अच्छे तरीके से दिया है, मैं दिखाता हूं। समझ कुछ आ भी रहा है नहीं आ रहा? एनसीईआरटी ने इसको ऐसे दिया है। जेईई के एग्जाम चल रहे हैं, आप लोगों को पता है? और पेपर कैसे आ रहे हैं पता है आप लोगों को? पेपर आसान आ रहे हैं। जो बच्चे एग्जाम दे के आए हैं वो ये बता रहे हैं कि जो पहला जो मेंस का एग्जाम हो रहा है ना, लगभग एनसीईआरटी बेस्ड है। लगभग मतलब कि ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चंस ऐसे लगते हैं बिल्कुल सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे गए एनसीईआरटी से। समझ रहे हैं? अब वो बच्चे जैसे अपनी क्लास 12th क्लास के बच्चे हैं, वो बहुत अच्छे बच्चे जो है वो कह रहे हैं सर थोड़ी सी अगर 11th प्रिपेयर होती है ना इस समय पे तो इसी बारी में हो जाता। ठीक है, क्योंकि 12th बहुत बढ़िया तरीके से हो रखा है, तो 11th क्योंकि छूट जाता है, बच्चों का टच नहीं रहता। जनवरी के टाइम पे अभी जो टाइम चल रहा है 11th कहाँ याद होगी ना? आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होगा कि 11th कहाँ याद होगी। तो 11th कितनी अच्छी आपने पढ़ ली है ना, क्या पता कि आपका जनवरी टाइम पे जो अगले साल जनवरी टाइम में आप जेईई का एग्जाम देंगे उसमें मेंस में अच्छे नंबर आ जाए। मेंस में ठीक ठाक परसेंटाइल मिल जाती है ना, तो आईआईटी नहीं लेकिन आपको डीयू, एनएसआईटीज, एनआईटीज वगैरह बड़े अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं, बड़ी अच्छी ब्रांच मिल जाती है, बहुत जबरदस्त प्लेसमेंट है इन कॉलेजेस की। तो बहुत लंबा जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ठीक ठाक मेहनत अभी से कर रहे हैं तो हो सकता है कि 1 साल बाद ही आप लोगों को अच्छा पोजीशन मिल जाए। नहीं तो फिर बच्चे वेट करते हैं, 12वीं करते हैं, फिर उसके बाद 1 साल ड्रॉप करते हैं। तो ड्रॉप क्यों करना है जब मेंस का एग्जाम आई ही एनसीईआरटी बेस्ड रहा है। समझ रहे हैं बात को? जैसा कर रहे हैं बिल्कुल वैसा ही आ रहा है। बच्चों ने मुझे कुछ क्वेश्चंस भी दिखाए थे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, कि वहां से मिलता तो नहीं है लेकिन बाद में वो
यूट्यूब पे कुछ सॉल्व करवाते हैं, यहाँ ये क्वेश्चन है, तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल डायरेक्ट सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए, बिल्कुल फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन पूछे गए सीधा, इनमें से कौन सी रिएक्शन फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है, पढ़ के जा रखा बच्चा एकदम कर देगा। मतलब ये लगा लो कि 12th बोर्ड का पेपर ज्यादा मुश्किल आता है उससे मतलब जिस तरीके से मेंस का जेई मेंस का है, ठीक है। तो ठीक ठाक तैयारी रखो ना आप लोग, तो मेंस में तो हो जाएगा। एडवांस के लिए आप लोगों को प्रिपरेशन बढ़ानी पड़ेगी, वो एक अलग चीज है, ठीक है, लेकिन मेंस में हो जाएगा, मेंस के बेस पे एडमिशन होता है, ठीक है ना। थोड़ी सी मेहनत अपनी बढ़ा दो। बता रहा भाई एक बार, ओए देखो यार क्या बोल रहा है, साइज बढ़ रहा है इस कारण से एसिड स्ट्रेंथ बढ़ रही है। इस तरह करते हुए साइज कोई बहुत बड़ा बढ़ता ही नहीं है, घटता है। इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है जिस कारण से बॉन्ड टूटना आसान होता है, एसिड स्ट्रेंथ बढ़ती है। दोनों का अपना अपना अलग लॉजिक है। पीरियड से क्वेश्चन है तो आप लोगों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करके बोलना है, और ग्रुप से है तो अब आप कहेंगे सर कैसे पता लगेगा पीरियड से ग्रुप से, तो इसके लिए पीरियोडिक टेबल का एक हल्का सा आइडिया तो होना चाहिए। चैप्टर 3 में जो सिलेबस में है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा एक क्वेश्चन 12th क्लास से दे रहा हूं मैं आप लोगों को, बताने के लिए 11 में तो नहीं है। व्हिच वन इज मोर एसिडिक, बताना कौन बताएगा। कौन बताएगा ये कौन से एलिमेंट्स है। ऑक्सीजन है, सल्फर है, सिलीनियम है, टिलीरियम है। ओ भैया ये 16वां ग्रुप है, 17वां होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टिलीरियम, पोलोनियम, एस्टाडीन होता है यहाँ पर। अब ये देखो जरा ध्यान से, एक उससे टेको याद है ना, तो इसमें सबसे बॉटम में जो होगा उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी। ऊपर से नीचे आते हुए बॉन्ड लेंथ देखनी होती है। बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी, टिलीरियम की। पोलोनियम दिया नहीं मैंने, तो सबसे जल्दी कौन टूटेगा, टिलीरियम वाला। तो सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड इनमें से कौन होगा, टिलीरियम वाला। फिर कौन सा होएगा बोलो, फिर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पक्का। अच्छा चलो बताओ कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। एक बार बताओ, H2S में से और HCl में से, H2S में से और HCl में से बच्चों बाहर दो बाइकें हैं, एक तो 2033 नंबर है स्प्लेंडर, शायद लविश तुम्हारी है ना, और एक है पूरी नंबर 2095 ऐसे का नंबर है, उसमें बीजेपी का वो बता हुआ है। जाओ एक बार हटा लो, थोड़ा अपने सेंटर के आगे कर रहा हूँ, उनको बोर्ड लगाना है लोग। अच्छा बताओ HCl या HCl या H2S, HCl ना, ऐसे नहीं है, सुन यार, सल्फर यहाँ पर है, क्लोरीन यहाँ पर है। अब ये पीरियड से है, एक पीरियड से और एक पीरियड से है, तो जो राइट में होगा तो HCl। मुश्किल लग रहा है, नहीं आया समझ, क्लियर हो गया। छुट्टी मुझे नहीं पता था कि 1-1.25 घंटे में हो जाएगा इतना, मैं तो इतना ही कराना चाहता था वैसे, लेकिन ये बहुत टाइम भी हो गया। हमारे पास बचा है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, बफर,
करवा दूं? या तो 5 मिनट का ब्रेक ले लो फिर कर लेते हैं, है ना? 5 मिनट का ब्रेक ले लो, कोई नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेक ले लो 5 मिनट का। 12:31 है, 12:40 पे शुरू करता हूँ, 12:40 पे।